हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी कमल, नेचुरोपैथ हर्बलिस्ट। और आज फिर से रेकी हीलिंग की बात करेंगे, तो हीलर एज वेल। कल जो हमने वीडियो बनाई थी उस पर सवाल तो आने ही थे, जो कि अच्छा भी लगता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरी बड़ी प्यारी सी फ्रेंड्स हैं, 2 क्लाइंट्स हैं, बहनें हैं। उन्होंने पूछा कि भाई कुछ तो नुकसान होते होंगे रेकी के, किसी को तो होते होंगे। एक को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को नुकसान ज़रूर होता होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों तरफ रेकी फ़ायदा करे। कल वाले एग्जाम्पल में तो मैंने बताया था कि रेकी ने दोनों तरफ फ़ायदा किया। बॉस की भी प्रमोशन हो गई और जो मेरी क्लाइंट थी उसका हेडेक चला गया क्योंकि बॉस चली गई, और फिर मेरी क्लाइंट की भी प्रमोशन हो गई। उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे मान लो कुछ ख़रीदना है, कोई कम प्राइस में चाहता है, कोई ज़्यादा में बेचना चाहता है, उसमें होता होगा। ज़्यादातर मेरी जो क्लाइंट्स थी वो लेडीज़ थी। कुछ एक के हस्बैंड भी आए क्योंकि वो बहुत इम्प्रेस्ड थी। कईयों ने मैनिफेस्टेशन के लिए भी रेकी करवाई। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है, हमने वो भी यूज़ किया उसमें। तो आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं कि किसी ने सस्ता और बढ़िया घर चाहा हो तो किसी दूसरे को नुकसान हो गया हो। रेकी ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ आपको उसी प्राइस में कोई ना कोई बेचने वाला मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि रेकी सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही आपको हील करती है, आपको सामाजिक, फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरह के लेवल पर रेकी हील करती है। और किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है किसी वजह से, तो भी जो डॉक्टर दवा देते हैं वो लगती है। जो ऑपरेशन होता है उसमें भी सक्सेस मिलती है। जिस टाइम सर्जरी हो रही होती है उस टाइम हम रेकी नहीं करते, उस टाइम हम डॉक्टर्स को उनका काम करने देते हैं। उससे पहले या उससे बाद में रेकी करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है, जो अपना एम्स वाला हॉस्पिटल है ना इंडिया में, उसमें कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो पहले रेकी करते हैं और फिर उसके बाद अपनी सर्जरी या कुछ भी शुरू करते हैं। तो ये डॉक्टर्स के काम में भी कोई अड़चन नहीं डालती है और वहाँ पे भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कल बात हमने की ही थी, मिसिस टकाटा जो है वो हवाई से इंडिया आई थी अपनी हीलिंग कराने के लिए। आई तो ऑपरेशन कराने के लिए थी, पर फिर डॉक्टर ने उनको बता दिया। तो उस समय से ये कहा जाता है कि जो शरीर में ट्यूमर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें तो रेकी बहुत फ़ायदेमंद है। कई बार ऐसे चांसेस देखे गए हैं कि जिसमें ट्यूमर अगर है तो उसका ऑपरेशन करवाना ही नहीं पड़ा। अब आइए बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, और फिर उन फ़ायदों से हम देखेंगे कि कोई नुकसान भी है। जैसे फ़िज़िकल लेवल पे हम रेकी करते हैं, किसी भी शरीर की एलिमेंट के लिए हम कर सकते हैं जब पता ही ना हो प्रॉब्लम क्या है। अब कई लेडीज़ ऐसी थी जो इसी शिकायत के साथ आई थी कि कमल, मेरा दिल ही नहीं लगता, कहाँ जाऊँ, छुट्टी भी मना के आ गई हूँ, मायके भी जाके आ गई हूँ, शॉपिंग भी बहुत कर लिए, मेरा मन नहीं लगता। अब हमें पता नहीं लगता ना कि मन क्यों नहीं लगता। तो रेकी करने के लिए हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्यों नहीं लगता है ना, क्या हुआ था, किस टेंशन में हो, इस तरह के सवाल नहीं पूछने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि रेकी का अपना ब्रेन है, तो हमारे पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं। जब कोई रास्ता ना मिले तो आप हाथ रख दीजिए, आप अट्यून्ड होने चाहिए। तो उसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट हो ही नहीं ना सकता। अब हाथ ही तो रखे हैं आपने, उसका तो फ़ायदा होगा तो होगा। रेकी अपने आप ढूंढ लेगी कहाँ प्रॉब्लम है ना। चक्र क्लियरिंग हम करते हैं, जो हमारे 7 चक्र होते हैं, जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, 2 एक्चुअली तो बनाई हैं उसकी। 7 मेजर चक्रास होते हैं हमारे शरीर में। वैसे तो 150 के आसपास होते हैं, छोटे मोटे सब मिला के। तो अगर 7 मेजर चक्रा की ही हम क्लीनिंग करते रहें तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है एक्चुअली। तो अब उस क्लीनिंग में या क्लियरिंग में हमें क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। हमने हाथ रखे, वहाँ पे रेकी एनर्जी गई, ठीक है, उसके अंदर, चक्र के अंदर गई है, बाहर गई है, ऊपर गई है, नीचे गई, ये हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है,
है ना, ये रेकी खुद सोच लेगी। अब एक मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, नेटिव न्यूजीलैंडर थी वो, तो वो रेकी के लिए आई। मैंने उसकी रेकी करनी शुरू की। जब मैं उसके सैक्रल चक्रा पे रेकी कर रही थी तो मुझे बहुत ज़ोर से उसकी तरफ खिंचाव फील हो रहा था, जैसे उसकी बॉडी मुझे अपनी तरफ खींच रही है। तो मुश्किल हो रहा था मुझे खड़े होना। तो मैं फिर अगले जब चक्रा पे मूव हो गई तो पता लगा कि अब ठीक है, अब नहीं है खिंचाव जो हो रहा था। उसके बाद मैंने ऊपर के सारे चक्रास किए, मणिपुर और हार्ट चक्रा और सारे करके जब वापस दोबारा से बैक की तरफ आई तो फिर से वही हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भी ये क्या हो रहा है, सिर्फ एक चक्र पे इतनी ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, इतना ज़्यादा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जब रेकी फिनिश हो जाती है तो हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि उनको कैसा फील हुआ, इस शी ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कोई चक्कर तो नहीं आ गए, है ना, लेटी हुई थी। कुछ लाइक उदासी फील होती है, कई बार क्लीनिंग होती है ना, अंदर से कोई बैड पुरानी कोई याद निकलती है, तो वो पूछ लेती होती हूँ मैं। तो उसने कहा कि शी वॉज फीलिंग फैंटेस्टिक। लेकिन फिर मैंने बताया कि आपका जो सैक्रल चक्र है, बेस चक्रा से ऊपर वाला, जो आपकी नाभि से थोड़ा सा नीचे होता है 1-2 इंचेस, वहाँ पे क्या है, कुछ भी हो सकता था ना। उसने कहा कि वहाँ तो कुछ नहीं है, बट मेरा अभी अभी हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। अब देखिए, हिप रिप्लेसमेंट हुआ, हिप उसी की सीध में होता है ना। तो रेकी ने अपने आप ही वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त हीलिंग की कि मुझे पुल महसूस हो रहा था। तो क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है? कुछ भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता। वहाँ ऑपरेशन हो चुका था, ऑपरेशन सक्सेसफुल था, शी कुड वॉक, मैंने उसे चलते हुए देखा था, तो मुझे पता था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद वो कुछ और सिटिंग्स के लिए भी आई थी, तो मुझे बात का भी पता है कि उसको कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं हुई। ऐसे ही अब एक मेरे पास क्लाइंट आई थी कि उसके बाल इतने ज़्यादा झड़ते थे, इतने ज़्यादा झड़ते थे कि उसको खतरा था कि थोड़े ही दिन में वो गंजी हो जाएगी, स्कैल्प दिखाई देगी उसकी। जबकि लेडीज़ में ऐसा नहीं होता, बाल बहुत भी झड़ जाएं तो गंजापन नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है, रेकी करते हैं ताकि हमें पता लगे कि इसका कॉज क्या है। ये तो सिम्टम है ना, बाल झड़ना एक सिम्टम है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से शरीर ने ये तय किया है कि मेरे पास इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि मैं बालों को भेजूं ना। बालों की उतनी नीड नहीं होती, सबसे पहले बाल गिरने शुरू होते हैं। तो हमने उसकी रेकी करनी शुरू की। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता था कि बाल और गिर जाते, यही साइड इफ़ेक्ट हो सकता था ना, जो कि हमें दिखाई दे जाता। उसकी हमने 11 सिटिंग्स की थी। 11 सिटिंग्स में उसको 2 बारी हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि उसको बहुत चक्कर आए, एक बारी बहुत चक्कर आए। तो वो हॉस्पिटल गई कि जी मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, सब कुछ घूम रहा है। तो उसका ब्लड टेस्ट हुआ। ब्लड टेस्ट में उसको पता लगा कि उसका तो आयरन इतना ज़्यादा लो है कि उसको इन्फ्यूज़ करेंगे, आयरन इन्फ्यूजन होगा। और दूसरी बार फिर उसको आयरन इन्फ्यूजन के लिए जाना पड़ा। तो देखिए, अगर ये साइड इफ़ेक्ट था रेकी का तो अच्छा हुआ ना कि फिर वो हॉस्पिटल जाके चेक तो करवा लिया उसने। जबकि पहले वो अपनी हर रूटीन जो उसकी 1 ईयर में होती है रूटीन चेकअप कराती थी, क्योंकि मैंने उससे पूछा कि तुमने आयरन चेक नहीं करवाया था क्या। मैंने पूछा था उससे कि कोई आयरन की डेफिशिएंसी हो या मल्टीविटामिन ले रही हो कि नहीं ले रही हो। उसने कहा हाँ मल्टीविटामिन तो मैं लेती हूँ। जब मैंने उसके मल्टीविटामिन देखे तो उसमें तो आयरन था नहीं, तो उसका आयरन कम हो गया। आम तौर पे जो वहाँ के लोग हैं उनमें आयरन कम नहीं होता सुना गया था, क्योंकि वो लोग रेड मीट खाते हैं तो उससे कम नहीं होता, पर उसका हुआ था। तो इस तरह की कई बार हमें शिकायत मिलती है जो कि दरवाज़ा खोलती है हॉस्पिटल जाने का, और उससे फिर हमें पता लग जाता है। अब एक बार मेरा अपना ही मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। मेरे कान में इन्फेक्शन हो जाता है जब भी बारिश बुरिश होती है, तो ये किसी तरह का कोई एलर्जी है, कोई जो कान में थोड़ा सा भी मॉइस्चर होते ही एक्टिवेट हो जाती है। तो मैं कोई ना कोई कान में दवाई डाल लेती थी, इंडिया से मैं लेके आती थी काफ़ी सारी। तो एक टाइम ऐसा आया कि सारी की सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई और मैंने सोचा कोई ना कोई तो छोटी जो शीशियाँ होती है पड़ी ही होगी, कोई नहीं मिली। और अगर वो दवाई नहीं डलती तो इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता था कि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि मिडल ईयर का ऑपरेशन करा लो।
क्योंकि वो फिर स्वेलिंग हो जाती थी और पीछे जो उसके लिक्विड है कान के अंदर वो भर जाता था और उससे प्रेशर बढ़ता था। तो मैंने तो बल्कि डॉक्टर से गुस्सा भी किया कि जब मैं आपके पास पहले ही दिन आ गई थी तो आप मुझे ऑपरेशन तक क्यों लेके जा रहे हो, आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए था ना। एंड डॉक्टर लाफ्ड, ही सेड आपकी बॉडी है, मुझे क्या मालूम। एंड आई सेड ओके, फिर मेरी बॉडी है तो मुझे हैंडल करने दो, मुझे नहीं कटवाना है अपना कान कौन। मैं कह के आ गई उनके पास से। तो अभी फिर मैंने रेकी करनी शुरू की। तो उस टाइम लकीली मेरी बेटी भी आई हुई थी मेरे पास, वैसे वो डुनीजन में पढ़ती थी तब। तो उसको भी बोला कि भैया तुम भी करो, क्योंकि उसने भी अट्यूनमेंट ले रखी है। तो वो 5-6 दिन रेकी करके इंडिया चली गई। इंडिया जाना था उसको, उसकी छुट्टियां थी। अब उसके जाने के बाद मैंने घर शिफ्ट किया था। 3 बेडरूम से मैं छोटे घर में गई थी 2 बेडरूम में। उसमें सारा कुछ मुझे मालूम था, साफ़ सुथरा था। किचन के ड्रॉर में जहाँ चम्मच रखी जाती है वहाँ पर मुझे एक छोटी सी शीशी मिली जिसके ऊपर लिखा था ईयर एंड आइज़ ड्रॉप्स। बस मुझे तो जैसे ईयर्स एंड आइज़ दिखाई दिया मैंने वो कान में डालने शुरू कर दिए। एंड सरप्राइजिंगली वो कान मेरे ऐसे ठीक हो गए कि जैसे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। वरना तो जो मैं दूसरी मेडिसिन डाल रही थी वो मुझे हमेशा डालनी पड़ती थी। इससे तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने फटाफट, उन दिनों में ना ये फ़ोन से फ़ोटो खींच के हम नहीं भेज पाते थे, ये उन दिनों की बात है, पुराने ज़माने की। तो मैंने ईमेल से किसी तरीके से उसको फ़ोटो भेजी, नॉर्मल कैमरे से खींच के, और उसको बोला कि ये वाली दवाई ले आना। तो वो दवाई वो वाली लेके आई। जब भी वापस आई वो 1 मंथ या 2 मंथ के बाद आई थी, वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए गई थी उस टाइम। जब वो मेडिसिन ले आई मैंने बोला ये तो वो मेडिसिन नहीं है मैंने जिसकी पिक्चर भेजी थी, क्योंकि लेबल डिफरेंट है। उसने कहा कि वो बोले कि अब ये इसी लेबल में आती है। शी सेड मुझे दिखाओ। मैंने जब उसको दिखाई वो वाली, शी सेड मम्मी आप क्या डाल रहे हो, ये तो एक्सपायर्ड है। वो 2 साल से एक्सपायर्ड थी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं किसकी थी, होगी तो मेरे ही घर में से, बट वो चम्मच वाले ड्रॉर में कैसे पहुंची मुझे इसका कोई आंसर नहीं है। मैं अकेली थी उस टाइम उस अपार्टमेंट में, अकेले ही मैंने सारी सेटिंग की थी। बेटी की एक सहेली थी वो आई थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो दवाई अपने घर से ला के छोड़ गई होगी वहाँ। और देखो वो एक्सपायर्ड थी, बिना ग्लासेस के। मुझसे वो बारीक बारीक हैंड राइटिंग, नोट हैंड राइटिंग, लेबल की राइटिंग नहीं पढ़ी जाती थी उस समय। आज भी नहीं पढ़ी जाती, उस समय भी नहीं पढ़ी जाती थी। तो मैंने नहीं पढ़ी, बस आई वॉज सो डेस्परेट। मैंने देखा कि ये तो आइज़ के लिए और ईयर्स के लिए, तो डाल ली। और उसके बाद हर साल जब भी बारिश आती है, बारिशों का मौसम आता है, मुझे एक बार वो दवाई डालनी पड़ती है। तो देखो कितना अच्छा उसने रास्ता खोल दिया, है ना। अब इसमें मुझे कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दिया। आइज़ एंड ईयर्स की मैंने दवाई देख के डाली थी, है ना। वो मैनिफेस्ट तो नहीं हुई, लेकिन रेकी ने मुझे उस दवाई तक पहुंचा दिया थी। तो वो किसी की मेरे घर से ही, पर किसकी थी आज तक हमें नहीं मालूम लगा। तो ऐसे ही मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं जिसमें रेकी ने फ़ायदा तो किया, पर उसका ऐसा लगता नहीं था कि नुकसान क्या हो सकता है। अब कहने को तो हो भी सकता था, एक्सपायर्ड दवाई थी, एक्सपायर्ड दवाई तो नहीं डालनी चाहिए हमें ना, डॉक्टर से पूछ के डालनी चाहिए, हमें खुद डॉक्टर बनने की ट्राई भी नहीं करनी चाहिए। पर क्योंकि मैं डाल रही थी काफ़ी समय से, इसलिए आई वॉज प्रेटी ओके विद दैट। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आई एम प्रेटी श्योर आपको अपने डॉक्टर से पूछना ही चाहिए। इसके अलावा मेरे पास इस तरह के हज़ारों हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। बहुत साल पहले मुझे कुछ इस तरह की एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी, जो बाहर तो छोटी सी थी, पूरी मेरी लेफ़्ट साइड जो थी बॉडी की वो अफेक्ट हुई थी उससे। मुझे मालूम नहीं था वो क्या होता है। मुझे पता तो लगा कि कुछ हुआ है, बट आई डिडंट नोटिस दैट मच, क्योंकि आई वॉज ओके उसके बाद। तो उससे मेरी एक साइड की आँख जो थी वो काफ़ी डार्क रहती थी, नीचे से उसके डार्क सर्कल रहता था। तो जब भी मैं रेकी करने के लिए लेटती थी, उसी आँख से काफ़ी गाढ़ा सा एक टीयर निकलता था, आंसू। मुझे नहीं समझ में आती थी कि ये क्या हो रहा है। वो होता था, दूसरी आँख से नहीं निकलता था। देन आई रियलाइज्ड कि मेरी उस आँख की जो आई साइट है वो भी इम्प्रूव हो गई है। जो बात मुझे भी मालूम नहीं थी वो रेकी को मालूम थी कि इस आँख को कुछ हुआ है। उसका जो डार्कनेस थी
उस वाली आँख के नीचे वो भी कम हो गई। अभी भी दिखाई तो देती होगी, 100% नहीं हुई। उसका रीज़न है क्योंकि जब मैं वो कर रही थी रेकी उस टाइम, और वो मुझे फ़ील हो रहा था कि पानी तो खैर हमेशा ही निकलता था, जब भी मैं रेकी के लिए लेटती थी हमेशा ही वो टीयर निकलता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मेरी उस आँख के ऊपर मुझे लगा कुछ घूम रहा है, कोई एनर्जी ही थी, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। मैंने सोचा मैं जब हिलूँगी तो आई विल लूज़ द कंटेक्ट। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि इट्स ओके टू लूज़ द कंटेक्ट, वो फिर भी होता रहेगा। अगर मैं उठ के कुछ नहीं करती हूँ तब भी वो होता ही रहेगा, है ना, मेरे शरीर पे हो रहा है। बट बेटर ये है कि आप लेटे रहिए। वो एक ही बार उसमें हुआ वो ऐसा, मैंने वो जर्नल में भी लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही थी, जैसे कि कोई सर्जरी हो रही हो। बाद में फिर मैंने पढ़ा भी, इसको साइकिक सर्जरी बोलते हैं। वो सर्जरी हुई, वो हुई दोनों आँखों के बीच में, लेकिन वो जो मेरी आँख जिसका कुछ गड़बड़ हुआ था जो मुझे मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि उसका जो डार्क सर्कल है वो काफ़ी वाइड डार्क सर्कल है। उस आँख की तरफ कुछ घूमता गया, घूमता गया, घूमता गया, और उसके बाद से फिर वो गाढ़ा सा टीयर कभी नहीं आया। तो देखिए रेकी, इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसमें अपना दिमाग है। रेकी ने खुद ही ढूंढा कि यहाँ गड़बड़ है, और ये तो वो है जो मुझे समझ में आ गई। पता नहीं ऐसी कितनी और प्रॉब्लम्स होंगी जो समझ में ही नहीं आई, लेकिन ठीक हो गई, है ना, क्योंकि मेरी पूरी लेफ़्ट साइड अफेक्ट हुई थी उससे, और वो बहुत पुरानी भी हुई थी। वो 92 में हुई थी, 91 का एंड था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर कुछ ऐसा था, तब से हुई और ये 2006 की बात है, 2006 का एंड या 2007 का स्टार्ट, उस टाइम की बात है ये। और देखिए कितनी अजीब बात है कि इतनी पुरानी चीज़ को भी रेकी ने पिक किया, उसको फिक्स किया। अमेजिंग। इसके अलावा जो सोशल प्रॉब्लम्स होती थी, है ना, फ्रेंड्स नहीं हैं, या फ्रेंड्स हैं तो वो मिसट्रीट करते हैं आपको छोटा दिखाते हैं, नीचा दिखाते हैं आपको, है ना, वो फ्रेंड आपकी फ्रेंड लिस्ट में से अपने आप चले जाएंगे। मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि बुरे लोग तो मुझ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। सच मानिए, मुझे कितने साल हो गए बाहर रहते हुए, है ना, मैं खुद हैरान हूँ कि टचवुड, वैसे मुझे ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, आई एम प्रोटेक्टेड, है ना, ब्लेस्ड हूँ मैं, प्रोटेक्टेड तो हूँ मैं, ब्लेस्ड हूँ। बुरे लोग पहुँचते ही नहीं हैं आप तक, अच्छे लोग पहुँचते हैं, लाइक माइंडेड लोग आप तक पहुँचते हैं। तो ये भी एक तरह की ब्लेसिंग हो जाती है। ये होती चाहे सोशल लेवल पे है, लेकिन ये आपको इमोशनल लेवल पे भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपको कंफर्टेबल बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है आपको, ठीक है। बाकी फाइनेंशियल का तो है ही है। मैंने बताया था कि मेरी जो गुरु बहन थी, जब उसने बोला ना पैसे आ जाएंगे, आई वॉज लाइक आ जाएंगे, खाला जी का घर है क्या। लेकिन बहुत प्रोटेक्शन होती है। जितनी भी आपकी इनकम होती है, एक तो उसमें बरकत पड़नी शुरू हो जाती है, चीज़ें आपको डिस्काउंटेड मिलनी शुरू हो जाती हैं। मेरी गाड़ी जो है ना, मेरी शॉप के बाहर खड़ी होती थी, 1 घंटे की पार्किंग थी वहाँ। जब मैंने शॉप ली थी ना रेंट पे, उस टाइम तो कुछ ऐसा नहीं था, तो मैंने खुशी से वो शॉप रेंट पे ले ली थी। बाद में आई थिंक लेते ही विदिन 2 मंथ्स उन्होंने उस पर टाइम लिमिट लगा दी, 1 घंटे से ज़्यादा आप खड़ी नहीं कर पाओगे, और वो 1 घंटा भी पेड हो गया था। अभी देखो मेरी शॉप पे मैं 8-9 घंटे रहती थी, अब इतना सारा पे करना, वो भी डॉलर्स में ना, महंगा पड़ता था। फिर भी हम खड़ा कर ही लेते थे कि चलो 1 घंटा तो खड़ा करो, फिर उसको कभी थोड़ा लंबा कर लिया, कभी भूल जाते थे, क्लाइंट आ गया तो भूल गए, तो मेरी टिकट बहुत कटती थी, $40 की टिकट ऐसे ही कट जाती थी। कई बार तो इतना दुख होता था कि इतने का तो मैंने काम नहीं किया जितने की मेरी टिकट कट गई वहाँ पे खड़ी, जस्ट बिकॉज 1 घंटा 10 मिनट हो गए। तो उसमें क्या होता है, पार्किंग वार्डन आता है, वो निशान लगा के चला जाता है जब उसका टाइम होता है, या टाइम ना भी पता हो, उस टाइम तो टाइम वाला कुछ चक्कर नहीं था, वो 1 घंटे बाद फिर आएगा। अगर वो गाड़ी अभी भी खड़ी है वहाँ पे, जिसके टायर पे वो छोटा सा निशान लगा गया है, तो वो पर्ची काट जाएगा। बहुत पर्चियाँ कटती थी। तो जब मैंने रेकी की अट्यूनमेंट ले ली, तो
एक दिन मैं बैठी थी और मैंने देखा कि अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया और पार्किंग वार्डन आ रहा है और मुझसे पहले वाली एक गाड़ी छोड़ के वो उसको पर्ची दे रहा था और मैंने कहा अगर मैं यहाँ से हिलाऊंगी भी तो वो पर्ची दे देगा, टांगेगा नहीं मेरी गाड़ी पे क्योंकि मैं ले जाऊंगी उसको, लेकिन वो पोस्ट से मेरे घर आ जाएगी। तो मैं उठ के खड़ी हो गई बिल्कुल हैरान परेशान। इतने में मैंने देखा कोई दूसरी साइड से आ रहा था, मैं तो शॉप के अंदर थी, वो बाहर फुटपाथ पे वो आया, उसने पार्किंग वार्डन से हाथ मिलाया, दोनों जैसे हल्का सा गले मिलते हैं ना फ्रेंड्स की तरह, वो उसको वापस ही ले गया वहीं से। मैंने बड़े मज़े से अपनी गाड़ी उठाई, जाके कहीं और पार्क कर दी। ऐसी ऐसी बहुत से मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें कहा तो जा सकता है कि पार्किंग वार्डन का तो नुकसान हुआ ना, अरे गवर्नमेंट का था, क्या नुकसान होना है, पर्ची मिली तो नहीं ना, 10-5 मिनट अगर ज़्यादा खड़ी हो भी गई गाड़ी तो कोई इतनी बड़ी वो बात नहीं थी। ऐसे तो क्योंकि लड़ने झगड़ने पे आएंगे तो भैया जब मैंने शॉप ली उस टाइम तो वो नहीं था ना वहाँ पे, अब एकदम से बदल दिया ना, तो मेरे साथ तो एक्चुअली ये एक तरह से बुरा ही हुआ ना, लेकिन रेकी ने उसको फिक्स कर दिया। तो अगर पार्किंग वार्डन ने नहीं काटी टिकट तो कोई बात नहीं ना, उसमें उसका इतना नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह के अगर आप नुकसान मानते हैं तो वो तो दूसरी बात है, पर जिसने अट्यूनमेंट ली है उसका तो फ़ायदा हुआ है ना। हो सकता है दूसरे को उसको कहीं और से फ़ायदा मिल जाएगा। ऐसे ही उसी गाड़ी का मैं कहीं और लगा रही थी उसको, तो मैंने कुछ इस तरह से लगाई कि जब मैं निकाल रही थी उसको रिवर्स कर रही थी तो पीछे तो मैं ध्यान रख रही थी, साइड पे गाड़ियाँ खड़ी थी, तो आगे की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, तो किसी एक जो साइड पे खड़ी हुई गाड़ी थी उसका टो बार मेरे आगे वाले बम्पर के नीचे अड़ गया और मैं पीछे को जाती रही, उसने उस बम्पर को खींच दिया। अब ये प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, तो वो जहाँ से स्क्रू हुआ था, स्क्रू इन था, वो टूट गया। अब बड़ा पंगा हुआ, जब मैंने जाके पूछा तो उन्होंने बोला जी $1000 का आएगा, नया ही पड़ेगा ये। मैंने कहा $1000 तो बहुत होते हैं, 50,000 बनते थे अगर हम इसको कन्वर्ट करें रुपए में। फिर मैंने सोचा एक कोई ऐड आती थी, उस जगह पे जाती हूँ, वो इंडियंस हैं शायद सस्ता करेंगे। तो उन्होंने देखा, बोले हाँ जी हम सेकंड हैंड लगा देंगे, $450 लेंगे। बड़ा मुश्किल हुआ। मेरी सिस्टर आने वाली थी उन दिनों अमेरिका से मुझे मिलने के लिए न्यूजीलैंड में, तो मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी कि वो आते ही बोलेगी कि क्या यार कार तेरी टूटी पड़ी है, कैसे लेके घूम रही है। थोड़ी निकली हुई थी पर निकली तो हुई थी ना साइड से। मैंने रेकी की, रेकी करके कोई 2-3 घंटे हुए होंगे, मैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक में से, जो मेरी शॉप की क्लाइंट्स की अपॉइंटमेंट बुक होती है, उसमें से एक फ्रेंड का नंबर ढूंढने लगी, उसको कुछ कॉल करनी थी मैंने शायद, तो मेरा एक साइड पे लिखे हुए नंबर पे ध्यान गया और उस पर लिखा हुआ था कैप्टन है, नीचे नंबर। मुझे याद आया, अरे ये तो वो बंदा है जो घर से ना गाड़ियों की सर्विस करता है। तो मैंने उसको फटाफट फ़ोन मिलाया, मैंने पूछा कि आप पैनल बीटिंग भी करते हो क्या? बोला हाँ करता हूँ। मैं क्या ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी का ना आगे का बम्पर निकल गया है, आप देख सकते हो, मैं ले आऊँ गाड़ी? बोला कहाँ है गाड़ी आपकी? मैंने कहा गाड़ी मेरी शॉप के आगे खड़ी है। बोला मैं सिटी में हूँ, मैं अभी लंच करने घर जा रहा हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी आपके वहाँ खड़ी कर जाऊँगा, आपकी गाड़ी ले जाऊँगा एंड मैं देख लूँगा। मैं कहा ठीक है। तो वो आया मेरी शॉप पे, उसने देखी गाड़ी, कहता हो जाएगा, ये तो वेल्डिंग हो जाएगी। मैं कहा ये तो प्लास्टिक है, मुझे तो बोला गया कि प्लास्टिक की वेल्डिंग होती नहीं। बोला होती है, इसकी अलग से मशीन होती है। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। तो मैं कहा कितने चार्जेस लगेंगे? बोला $80। मैंने कहा $80 कब कब हो जाएगी? बोला बस मैं लंच करने जा रहा हूँ, मैं ले जाता हूँ, लंच करके आऊँगा, मैं लेता आऊँगा। आई वॉज सरप्राइज्ड कि कमाल है, अगले दिन ही सिस्टर आ रही थी मेरी, मैं इसीलिए फ्रीक आउट हो रही थी और मुझे था भी 2-3 दिन तो लगाएंगे ही, अपॉइंटमेंट देते हैं ना, 4 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। वो इंसान मेरी गाड़ी लेके चला गया, अपनी छोड़ गया मेरे पास, चाबी भी छोड़ गया कि पार्किंग वार्डन आए तो हटा देना। वो कोई 45 मिनट्स 1 घंटे में वापस आ गया, मेरी गाड़ी फैंटास्टिकली डन थी। मैंने उसको कहा कि ऐसा कर भाई, तूने मेरा इतना बढ़िया काम किया, तो $100 पकड़ ले। $20 उसको मैंने ज़्यादा ही दे दिए बिकॉज आई वॉज हैप्पी, है ना।
तो देखो इसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। $1000 से मेरी चीज़ $100 पे आके हो गई, है ना। अब उस $1000 जो मांग रहा था उसको कोई और काम मिल जाएगा, क्योंकि आई कुडंट अफोर्ड उस टाइम। $1000 मैं नहीं दे सकती थी, नई थी मैं अभी। कितनी नई थी ये तो मालूम नहीं, शायद मुझे 3 एक साल हुए होंगे, 2 या 3 साल ही हुए थे अभी वहाँ गई हुई को। तो $1000 वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी दैट टाइम। तो देखो रेकी ने मेरा ऐसे काम बना दिया। तो ये सारे उदाहरण मैंने इसलिए दिए हैं कि आप घबराइए नहीं, रेकी हीलिंग से कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर किसी दूसरे को आपसे फ़ायदा नहीं मिल रहा, उसको कहीं और से फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हो तो मे बी वहाँ से आप अफोर्ड कर पाओगे, है ना। अगर हो सकता है कि उस कैप्टन को जिसने मेरी गाड़ी ठीक की उसको भी रेकी ने ब्लेस करना ही था मेरे थ्रू, तो हो सकता है मुझे उसी दिन कोई ऐसी क्लाइंट मिल जाती जो आके $300 400 $500 का काम कराती और बोलती कि ठीक है जी ये पकड़िए और मेरी बहन का काम भी बुक कर लीजिए, है ना। तो मेरे पास $1000 आ जाते और फिर मैं आराम से दे देती। तो ये भी हो सकता था, लेकिन हम इस बारे में नहीं सोचते कि क्या हो सकता था। रेकी ने जो किया दैट इज़ फाइनल, क्योंकि दैट वाज द परफेक्ट एंड बेस्ट वे टू डू इट। तो घबराइए नहीं, आपके आसपास जो भी रेकी करता है आप जाइए उनसे रेकी करवाइए, रेकी की अट्यूनमेंट लीजिए। और कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए, आप इसके नीचे इन द कमेंट भी लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना दूंगी। और अगर आप कॉल करना चाहते होंगे तो हम आपसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू, हैव अ बेस्ट डे।